कोई शक नहीं है। वैसे अगर आप पूरे ये में देखिएगा से कहना चाहिए कि जितने भी ट्राइबल हैं उनसे पीसफुल, उनसे शांति प्रिय लोग हिंदुस्तान में कम है। जितने भी ट्राइबल हैं उनसे शांति प्रिय तो पूरे हिंदुस्तान में कम है। वो अपना जियो और जीने दो के फॉर्मूले पर चलते हैं, ना किसी को तंग नहीं करते और अपना जो है जीवन आनंद से बिताते हैं। इससे आगे अगर हम लोग बढ़े तो सरकार ने दिया है, अब इंक्वायरी होकर के जो आएगा आउटकम उस पर कार्रवाई करने का भरोसा किया। 15 दिन का समय है वो उनको मिला है प्रेशर से किसान को रिटर्न, और उनको लगता है कि 15 दिन के अंदर उसमें अभी तक उसका पैसा नहीं दिया गया है, बल्कि 7 दिन में पैसा देने की बात कही गई थी कि हम धान लेंगे और 7 दिन के अंदर में पैसा देंगे। आज लगभग 1 साल, पिछले साल का क्रॉप था, इस साल आ गया, लेकिन अभी तक जो है उसका पेमेंट नहीं हुआ है। हजारीबाग में लगभग 61-62% की पेमेंट अभी तक किया गया है। सरकार को जो है एक्सपर्टाइट करना चाहिए और एक्सपर्टाइट करा करके इसके मामले को जो है शीघ्र करना चाहिए। सरकार कहने को तो बोलती है कि हाँ करेंगे, लेकिन उनके काम करने के स्पीड से हमको दिखता नहीं है कि वो लोग कुछ करने के पोजीशन में नहीं है। अभी आगे क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये जो एकता है ना, ये कल रात में राज्यसभा में देखने में आ गया। और अगर इनकी एकता में दम होता तो इन्हीं के दल के लोग जो है अपने आत्मा की आवाज पर हम लोग की तरफ वोट देने के लिए प्रेरित नहीं होते। ये एकता कल ही दिख गया, इसलिए अगर को बोलने की जरूरत नहीं है। आखिर क्या है कि ये जो दर्द है किस चीज का है ये आप भी समझ सकते हैं। और अगर अदरवाइज अगर देखा जाए तो एक शेर के खिलाफ में बहुत सारे गिदड़ों ने टोली बनाई है। अब आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये गिदड़ों की टोली जो है इस शेर पर कितना सवारी कर पाएगा। इसका पहला उदाहरण आपको देखने को कर मिलेगा। अभी आगे देखते जाइए आगे क्या हमको किस रूप से देखना है। ये बना है राष्ट्र, ये बना तो दिल्ली में है, देश के लेवल पर ही बना है और उसका एक ब्रांच यहाँ पर दिख रहा है। तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लूट करके चली गई थी, उसी तरीके से ये भी इंडिया आई है और चली जाएगी। दो बात है जो सबको समझना है। हजारीबाग ऐसे है, ऐसे है, बड़ा बाजार से जाइएगा तो बड़ी बाजार की तरफ पे जाते हैं तो बीच में एक नाला है, बड़ी बाजार से आइएगा तो एक नाला है। ऐसे भी ऐसे इधर से जाइएगा तो नाला है और उधर से आइएगा तो नाला है। ये अंग्रेजों के समय से बना हुआ चीज है। पहले क्या होता था कि नाली खुला हुआ रहता था तो लोग नाली में कचरा भर देते थे, जिससे चलते रोड पर बहता था, जाम नहीं होता। अब बहुत जगह पे कवर्ड नाली बन गया है, लेकिन अभी नगर निगम को जरूरत नहीं, सरकार के लेवल से कुछ करने की जरूरत नहीं है। नगर निगम को जरूरत है। मैं भी नगर निगम में रह चुका हूँ, 8 से 13 तक हमने भी परफॉर्म किया है। तो हम लोग मई के महीना में अप्रैल अंत से शुरू करते थे डीप क्लीनिंग, नालियों की डीप क्लीनिंग, ताकि उसको डिसिल्ट किया जाए, ताकि बरसात का पानी जो है उसके माध्यम से जा सके। तो ये जो कोर हजारीबाग टाउन है, अगर इसमें ये प्रैक्टिस चलेगा तो कभी भी नहीं डूबेगा। अब जो वर्तमान में नया नया मोहल्ला बन गया है, जिसमें चारों तरफ से घर बन गए हैं अनप्लान्ड तरीके से, ना कोई सीवरेज है ना कोई ड्रेनेज है, उससे स्थिति कुछ अलग है। धीरे धीरे करके एक करके जहाँ जहाँ हम लोग के संज्ञान में आ रहा है उसको हम लोग उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो विषय है इसको नगर निगम और नगर के जो सिविलियन है, इन दोनों को चिंता करना पड़ेगा वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात।
कि नहीं ऐसा हो सकता है, कोइंसिडेंस है, हो सकता है, लेकिन बाद में सरकार ने अपनी गलती मानी और भूल का सुधार किया गया। तो अगर छात्र नेता आगे नहीं आते, पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आगे आते, तो फिर सरकार अपने मंशा पे कामयाब हो जाती। तो गुजरात का क्या इतिहास है इस मामले में हमको नहीं पता है, उत्तराखंड का हमको नहीं पता है, लेकिन अपने झारखंड का हमको पता है कि झारखंड में जेपीएससी दागी रही है, आज भी है, पहले भी एसएससी जो है दागी रही है और आज भी है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम लाना जिससे कि इन दागी लोगों को बचाया जा सके, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ही मामला हो सकता है। अब जब हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई ये बिल लाने की जरूरत क्या पड़ेगी, तो हम लोग का ध्यान आकृष्ट हुआ कि अभी ये लोग 26,000 सहायक शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। अब आपको ध्यान होगा कि पहले तो शिक्षकों की सैलरी इन्होंने कम कर दी, पहले जिसको लोग शिक्षक बोलते थे उनको इन्होंने अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर ये कानून बंद करके आ जाएगा तो यहाँ पर दोनों तरफ के लोग, उस तरफ जो बैठे हैं वो भी और इस तरफ जो बैठे हैं ये भी, लोगों को डर लगेगा प्रोटेस्ट करने में, और ये लोग ये 26,000 का 26,000 नौकरी जो है ये लोग लूट लेगा, इसको बेचने का काम ये लोग करेंगे। यही है उद्देश्य इसके का। हजारीबाग से जुड़े भी कुछ मुद्दे इसमें आए। गैर सरकारी संकल्प के रूप में गंभीर है वहां, चाहे कोई एक्सीडेंट करके आ जाए, चाहे कोई डिलीवरी पेशेंट हो, चाहे कोई हो, अब वहां देखने वाले विधायक नहीं है। आपकी बात का, आपके दोनों ही बात है, हम उसको हाँ नहीं बोलेंगे। एक तो रंजन जी आज भी 2 बजे उपलब्ध रहते हैं, समय में नहीं है, और प्रैक्टिकली रोज ही रहते हैं, किसी न किसी काम से, किसी न किसी कारण से रोज रहते हैं। और जितनी स्थिति आपने खराब कही उतनी खराब स्थिति की नहीं है। आज भी सदर अस्पताल में 1000 से ज्यादा लोग पर डे आ रहे हैं। अव्यवस्था जरूर बढ़ा है, पहले की तुलना में बढ़ा है। जब सदर अस्पताल था इतनी खराब स्थिति नहीं थी। जब से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हुआ है तब से स्थिति डिक्लाइन की है। चूंकि मेडिकल कॉलेज में जो नए डॉक्टर्स की बहाली हुई है उसमें से अधिकांश डॉक्टर बाहर के हैं और अपने ड्यूटी के समय में उपस्थित नहीं हो रहे। आप देख रहे होंगे कि जब जब भी जरूरत पड़ा है तो यहाँ के लोग खड़े हुए हैं, हम लोग भी खड़े हुए हैं, और हम लोग कंपेल डेली बेसिस पर इनको करते हैं। आज आपको ये भी बता दें कि अस्पताल प्रबंधन के ऊपर से जिला प्रशासन ने डीडीसी को लगाया है। डीडीसी इसके पूरे कारोबार को देखती है। तो स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी आपने चिंता व्यक्त की, लेकिन हाँ, अगर प्रशासनिक लापरवाही से एक व्यक्ति भी मरता है तो वो हम लोग के लिए शर्म का विषय है, हम लोग के लिए डूब बढ़ने का विषय है। हम लोग प्रयास करते रहते हैं और ये तो आपको आश्वस्त करें कि आज भी हम लोग, रंजन जी, आज भी वहां पर जब जरूरत रहता है, समय का कोई बंधेज नहीं है, जब जरूरत रहता है तब खड़े होते हैं और आगे भी होते हैं। सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। ये मेरा कहना नहीं है, सरकार ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में जो 2,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में आ रही है, 6,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति साल किसान को जो मिलता है, वो एक बहुत बड़ा राहत का कारण होता है किसान के लिए, एटलीस्ट उस समय में जब खेती बाड़ी का समय आ रहा हो। तो इस राज्य में लगभग 8.5 लाख, अब मेरे फिगर पे ध्यान रखिएगा, दीजिएगा कि इस राज्य के 8.5 लाख और हजारीबाग जिले के 1,10,000 किसानों को इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि ब्लॉक्स में, जो ब्लॉक कार्यालय, अंचल कार्यालय में इनका जमीन का सत्यापन करके
ऑनलाइन जो है उसकी टैगिंग नहीं की है। ये इसकी पूरे देश में चल रहा है, लेकिन पूरे देश में झारखंड सबसे निचले पायदान पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में किसानों को वंचित रहना पड़ रहा है क्योंकि उसके पदाधिकारियों ने काम नहीं किया। अब आप स्वयं एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे अंचल कार्यालय व्यस्त किस चीज में। अभी आप एलपीसी के लिए पैसा दीजिए और जाइए, 10 मिनट में एलपीसी तो बन जाएगा। पैसा नहीं दीजिए तो रिजेक्ट पर रिजेक्ट होते रहेगा, जब तक कि आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक रिजेक्ट होते रहेगा। तो जो कार्यालय इस भ्रष्ट व्यवस्था में रम गया है, पूरी तरह से गिर गया है, उसको जन भावना का कोई कदर नहीं होगा। और इस राज्य के 8.5 लाख किसानों को मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि 8.5 लाख किसान पूरे राज्य में और 1,10,000 किसान हजारीबाग जिले में वंचित है, चूंकि अंचल कार्यालयों में ये नहीं है। एक और प्रश्न मेरे द्वारा आपके स्मरण में है कि जो थाना जो बनता है, थाने का नोटिफिकेशन कि वो किस पुलिस अनुमंडल में रहेगा, ये राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। ये लोकल स्तर का विषय नहीं है कि अगर हजारीबाग कटकमदाग का थाना हजारीबाग पुलिस अनुमंडल 2 के अधीन आता है तो उसको कहीं और नहीं डाला जा सके, लेकिन किसी परिस्थितिवश पहले के समय में कटकमदाग थाना को हजारीबाग 2 से हटा करके पुलिस अनुमंडल बड़का गांव के घर पे लाया। अब अमूमन कोई इंटरनल अगर बात हो जिससे पब्लिक को परेशानी नहीं हो तो हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कटकमदाग के लोगों का हजारीबाग से नाता हर काम के लिए है। स्कूल, कॉलेज, कचहरी, डीसी, एसपी, मार्केटिंग, हर काम के लिए उनको हजारीबाग आना ही आना है। लेकिन बड़का गांव उनको किसी काम से जाना हो तो कोई विशेष प्रयोजन हो तो ही बड़का गांव जाए। दूसरा, हजारीबाग की दूरी 6 से 7 किलोमीटर थी और बड़का गांव की दूरी कुछ जगह से 25 से 30 किलोमीटर की था। हम लोगों ने जब सरकार से इसका पॉइंट आउट किया तो आरक्षी अधीक्षक महोदय हजारीबाग ने इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और पुनः कटकमदाग को जो है अपने पेरेंट थाना, पेरेंट पुलिस अनुमंडल जो हजारीबाग पुलिस अनुमंडल 2 है उसके अधीन उसको कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कटकमदाग के लोगों को अब इस अपने डीएसपी के पास कोई काम से अगर जाना रहेगा तो अब उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी जब हम लोग कल जब लौट के आए थे सदन से, कल ऑफिस में थे, तो कुछ लोग मिलने आए थे। उनका कहना था कि बाय द टाइम हम लोग डीएसपी पास जाने का सोचते थे तब तक हमारा केस प्रूव भी हो जाता। मतलब अब है कि बड़का गाँव स्पेशली हमको सोच के जाना है, 1,000 रुपये का गाड़ी करें तभी जाएं, तो सोचते सोचते हमारा प्रूव भी हो जाता था और परेशानी पर जो है लीगल कॉम्प्लिकेशन हमारी बढ़ जाती थी। अब इससे उनको जो है एक दिन अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में पेशेंट का इलाज किया जा रहा था और साथ ही साथ एक तो बिजली नहीं है, इसका लोगों को लापरवाही का तो होता था ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें उसको उन्होंने अवसर में बदल दिया कि डीजल जो परचेज होना चाहिए जलाने के लिए उस डीजल का बिल भी निकाल करके जो है उसको घोर मठा करने का प्रयास किया। इसकी सूचना मैंने लिखित सूचना स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को दी। मंत्री ने उसमें जांच का आदेश दिया है 15 दिन के अंदर। हम लोग उम्मीद, ऐसे तो हमको कोई उम्मीद नहीं है इस विभाग से कि कुछ होगा। इस विभाग से क्या, इस पूरी सरकार से ही कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। कागज कभी मरता नहीं है, समय बदलेगा, स्थितियां बदलेंगी और आज जो कागज
प्रमाण के रूप में जा रहे हैं। यही कागज जो है आगे के समय में कार्रवाई का विषय, कार्रवाई का कारण बनेगा। बहुत सारे अन्य प्रश्न हैं जो कि आए हैं, सभा पटल पर आए, जिनका डिबेट तो नहीं हो सका, लेकिन उनका जवाब सरकार के माध्यम से आया है। जैसे छड़वा डैम का गहरीकरण, गोंडा डैम का गहरीकरण, कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, कुछ सरकारी सेवकों का है कि उन्हें प्रमोशन कर दिया, लेकिन प्रमोशन के जगह पर बिठा नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको प्रमोट करके एक स्टेज ऊपर किया गया, लेकिन हम वहीं पर पदस्थापित हैं, तो मेरे प्रमोशन का फायदा क्या? ऐसे कुछ विषय भी हम लोगों ने इसमें लाए हैं। कुल मिलाकर के अगर कहें तो ये जो बजट सत्र था, इसको सरकार ने अपने लूट के एजेंडे के लिए और जनहित का कोई भी विषय इसमें नहीं आ पाया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो सरकार का जो बिल है, नकल करने वाला जो बिल है, इस पर आपका सकारात्मक पहल होना चाहिए, ताकि इस राज्य में काला कानून बनने से, अभी ये कानून का रूप नहीं बना है। हम लोग गवर्नर साहब के पास में गए थे इसको लेकर के, उनको भी हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज के बिल को देखने के लिए कि जो झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी क्या स्थिति है। तो यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जानते होंगे कि अधिकांश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हम सब के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अधिकांश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो केवल डिग्री बेचने का धंधा करती है। इसमें कोई ये नहीं है। इसको विधानसभा ने भी माना था और एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट किया था। अभी तक उस इंक्वायरी का कोई फलाफल नहीं निकला, लेकिन फिर से 2-4 यूनिवर्सिटीज को पास करा दिया गया। इसका भी बिल आया, चूंकि उनके पास मेजोरिटी है, बहुमत के आधार पर उनको फिर से पुनः जो है पास कर दिया गया। एक जो है मेडिकल का यूनिवर्सिटी का, सरकारी यूनिवर्सिटी का भी बिल इन्होंने लाया, जिसमें परंपरागत तरीके से गवर्नर हर यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, गवर्नर ही चांसलर होते हैं, ये परंपरागत है। लेकिन इसके इतर इसमें जो है मुख्यमंत्री को प्रस्तावित किया गया कि वो चांसलर होंगे। उदाहरण दिया गया कि बंगाल का, उदाहरण दिया गया कि तमिलनाडु में ऐसा पहले हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय में कुछ एक सुनियोजित तरीके से गैर भाजपा शासित राज्यों में संघीय ढांचा के साथ जो नेशनल फीलिंग है उसके इतर, उससे एक पंगा लेते हुए, उससे लड़ाई लेते हुए एक पैरेलल व्यवस्था कायम करने की प्रथा चली। अब यूनिवर्सिटी बनेगा जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, तो 2 केंद्र जब एक जगह पर इन्वॉल्व होगा तो टकरार शुरू दिन से ही चालू हो जाएगा, पहला दिन से ही टकरार चालू होगा। इसमें इन्होंने और भी किया है कि जो अदर मेंबर्स जो होंगे वो मुख्यमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर, मुख्यमंत्री ही जो नॉमिनेट करेगा वही उसमें मेंबर होगा। तो मतलब हम और हमारे लोग ही उस यूनिवर्सिटी में होंगे, तो हमारा जो भी एजेंडा होगा, मैं किसी एक दल को इसमें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। आज एक दल की सरकार होगी, कल किसी दूसरे दल की सरकार होगी, तो कल अगर कोई जो दूसरा दल का सरकार है, सोच हम लोग को भी लगा कि अच्छा ही होगा कि जो झारखंड का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ये इस पर नकेल लगाना जरूरी है। क्या कोई किसी न किसी रूप से बदनामी इनकी हो रही है। कोई भी सरकार रहा हो, ये जो परंपरा है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जेपीएससी, जेएसएससी, ये सब बड़ा क्लीन तरीके से जो है रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पाते। इसीलिए झारखंड की बहाली जो है कुछ तो कोर्ट से रुक गया, कुछ इनकी प्रक्रिया नहीं अटक करके रह गया, नहीं हो पाया। लेकिन जब हम लोगों ने बिल का अध्ययन किया तब इस बिल में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम लोगों को देखने को मिली।
और जो सबसे इंटरेस्टिंग विषय था वो तुरंत हम लोगों के समझ में आ गया कि ये बिल सरकार ने आनंद मानंद में क्यों लाया। सरकार ने ये किया कि अगर कोई व्यक्ति इन संस्थानों से जुड़ा हुआ हो तो उस व्यक्ति पर, उसके रिश्तेदार पर और उसके दोस्त पर कोई भी केस नहीं हो सकेगा, कोई केस नहीं होगा। दूसरा, जो भी व्यक्ति कंप्लेन करेगा, चाहे वो छात्र हो, प्रेस के लोग हो या पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के लोग हो, चाहे कोई आम आदमी हो, उसको बिना किसी कारण के, बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा और ट्रायल करने के बाद उसको 10 साल की सजा मिलेगी। तो मतलब जो गलत करेगा उसको, उसके नाम से केस नहीं होगा, और अगर आप विरोध करिएगा तो आपको अकारण जो है जेल में डाल दिया जाएगा। ये निर्णय सरकार ने इस बिल के माध्यम से लिया। अब जब बिल पे चर्चा होने लगी तो मंत्री ने जवाब दिया कि साहब, उत्तराखंड में और गुजरात में बहुत समय से बिल में ऐसा प्रोविजन है। इस बार विधानसभा में हम लोग को देखने को मिला कि हर चीज में, विधानसभा में रांची में रेप हो रहा है, किसी को मतलब नहीं है, रांची में हत्या हो रही है, किसी को मतलब नहीं है, लेकिन मणिपुर में अगर किसी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है जो गलत है, उसकी चर्चा झारखंड विधानसभा में कराने को लोग आतुर दिखे। ये बिल वहां पर चल रहा है, गवर्नर का जो के जगह पर मुख्यमंत्री बंगाल में है, तमिलनाडु में है, इसका रेफरेंस यहाँ पर झारखंड विधानसभा में आ रहा है। इसी प्रकार से इसका भी गुजरात में और उत्तराखंड में बिल्स में ऐसे प्रोविजन है, इसका यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को लगा कि सत्ता पक्ष के लोग अपने आप को एमएलए नहीं समझ करके एमपी समझ रहे थे और इस विधानसभा को विधानसभा नहीं मान करके पार्लियामेंट मान रहे थे, ताकि झारखंड का कोई भी चर्चा करना इनको मुनासिब नहीं लग रहा था। इससे पूरा भारतवर्ष की चर्चा झारखंड विधानसभा में हो रही थी। अब हमको नहीं पता कि गुजरात का क्या प्रोविजन है, उत्तराखंड का क्या प्रोविजन है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि गुजरात में जो नौबहाली का ये होता है, गुजरात बदनाम नहीं है इस बात के लिए कि उनका क्वेश्चन पेपर लीक होता है या वहां पर सेटिंग करके कराया जाता है, लेकिन झारखंड है। अभी आपको ध्यान होगा कि 6 दिन का था, जिसमें एक दिन 28 तारीख जो है पहला दिन औपचारिकताओं में बीत जाता है। विधानसभा में कोई अगर उसका कोई विधायी कार्य हो तो उसके बाद कंडोलेंस होकर के समाप्त हो जाता है। तो प्रैक्टिकली ये मंडे से फ्राइडे 31 से 4 इन्हीं 4 दिनों के लिए, इस 4 दिनों में बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे गतिविधियों में हम लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन ये सब पूरी तरह से निराशापूर्ण रहा। इस बात को लेकर के कि जो जनता के जो बहुमूल्य विषय थे, सबसे पहले विषय था लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरे राज्य में खराब है, और अगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो केवल क्राइम उसमें सम्मिलित नहीं है, उसमें घूसखोरी जो है ब्लॉक लेवल पर, थाना के लेवल पर, उसके बाद जो बालू कोयला की लूट और साथ में जो ड्रग का मिलांस है, ये भी उसमें सम्मिलित है लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर। तो हम लोगों ने चाहा था कि इन सब विषयों पर चर्चा कराई जाए। दूसरा विषय था कि जो अभी सबसे बड़ा इस राज्य का समस्या है वो नियोजन का समस्या है, कि नियोजन जो नीति, स्थानीयता की नीति और नियोजन का नीति, ये जो सरकार लेकर के आई है, उसमें आज के दिन में 40% जो है बाहरियों के लिए फ्री कर दिया गया है नौकरी। तो क्या सरकार उसका वकालत करती है या उसके विरुद्ध फिर से कोई नियम कानून लाएगी ताकि यहाँ के लोगों का नियोजन होगा कि नहीं होगा?
ये एक विषय था जिस पर हम लोग चर्चा चाहते थे। और तीसरा चर्चा था सुखाड़ को लेकर, जो कृषि में सुखाड़ की स्थिति जो बनी हुई है। अभी भी इतना मौसम भारी है, लेकिन अभी भी आप जाकर के देखिएगा तो पानी जो नीचे का खेत है उसी में जमा हुआ है। हालांकि रोपा हो रहा है, लेकिन अगले 3-4-5 दिन में अगर बढ़िया सा बारिश नहीं होता है तो रोपा पर भी ग्रहण लगेगा। आज भी कितना पैदावार हो सकेगा ये कहना मुश्किल है। तो इन सब जो बेसिक विषय है, इन पर हम लोग चाहते थे कि चर्चा हो, ताकि राज्य की जो जनता है उसको इसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार का जो है रुख यही था कि हम अपना जो एजेंडा जो किताब में छाप करके दिए हैं, जो एजेंडा पब्लिश्ड है, उस एजेंडे पर भी हम लोग काम करना चाहते हैं। उस एजेंडे के अलावा दूसरा किसी एजेंडा को हम लोग परसों नहीं करेंगे। जो कार्य मंत्रणा की बैठक होती है विधानसभा का, जिसमें सर्वदलीय बैठक जो होता है, उसमें भी प्रथम दिन में ये बात हुआ था कि मंडे को हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इन सब विषयों पर सरकार का क्या रुख है। लेकिन मंडे से फिर जो है कोई कार्य समर्पण की बैठक ही नहीं बुलाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती थी कि इसको अवॉइड करे और उसने इसको अवॉइड भी किया। ऐसे में हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, सिवाय से कि हम लोग प्रोटेस्ट करें और सरकार को बातें करें कि आप ये जो जनहित के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी आप चर्चा कराइए और चर्चा करा करके एक सकारात्मक फलाफल जो है वो प्राप्त हो। आप देख रहे होंगे कि सदन चल रहा था, सदन चलने के क्रम में ही बहुत सारी घटनाएं जो है घटित हो गई। सुभाष मुंडा जी एक बहुत पुराने सीबीआई के नेता थे, उनके ऑफिस में घुस करके उनको गोली मार दी गई। ऐसे अनेकों घटनाएं। आखिरी दिन हमने देखा था अखबार में कि 5 साल की बच्ची को रांची के किसी स्कूल में बलात्कार की घटना उसके साथ हुई, जो कि रिपोर्टेड है। बगोदर में जो संज्ञा का घटना हुआ और तमाम सारी जो घटनाएं हैं, मतलब दूर तो छोड़िए, रांची जिला में ही जितना दिन विधानसभा चला उतने दिन में विभिन्न घटनाएं होती रही। हजारीबाग में भी अभी आप देख रहे हैं कि सरेआम गोली चल रहा है। कल एक अपार्टमेंट जिसको सुरक्षित माना जाता था कि अपार्टमेंट में चोरी होना मुश्किल है, तो कल दोपहर के समय में अपार्टमेंट में चोरी की घटना हो गई है। एक ज्वेलरी के दुकान में सिरमारी हुआ, न्यू एरिया में एक दुकान में फिर सिरमारी किया गया। ये जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, इसका बाढ़ आ गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार का इंटरेस्ट केवल चूंकि विधानसभा चलाना है, नियम में लिखा है कि मॉनसून सत्र होगा तो किसी तरीके से इस मॉनसून सत्र को बिता देना है, इसी नियति से इन्होंने किया। अब सरकार के लिए जो विधानसभा में जो उपलब्धि रही, ये अगर आप देखिएगा तो सरकार के एक अंग कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी जी ने सार्वजनिक रूप से इस देश में रहने वाले 10 करोड़ जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग किया। उनका कहना था कि आदिवासी को इतना बुद्धि कहां से आती है, मतलब जेंडर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, उसके सेक्शन के बेसिस पर अगर बुद्धिमत्ता की बात आएगी तो उनको ये समझना चाहिए था कि इस देश की प्रथम महिला आज के दिन में जो है अपनी काबिलियत के बदौलत पर वो राष्ट्रपति बनी हुई है और उनका किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उनका जो काबिलियत है वो कम नहीं है। हम लोगों ने बात भी किया कि ये तो भाई पूरा आदिवासी समाज का अपमान है
तब जाकर के उन्होंने और कांग्रेस पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी के जो नेता हैं आलमगीर साहब, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अब सवाल माफी पर ये उठेगा जरूर कि हम कोई बात जान करके बोल दें, तो अगर हम कोई बात अपने मुंह से बोल रहे हैं अंतिम की वो कोई नाम हो, हम राम का नाम लेना चाहते हो, श्याम का नाम निकल गया, तो ये सोच हो सकता है। लेकिन अगर कोई विषय अगर हम बोलते हैं तो वो हम अपने दिल की भावना से बोलते हैं। एक बार हम बोलते हैं उस भावना को और बाद में अगर उसका विरोध हो तो हम माफी मांग लें, ये कल्चर ठीक है।